हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू दोस्तों। मैं आपका दोस्त अंजनी वर्मा, एडवोकेट अंजनी वर्मा। मैं आपका अगला सेशन लेकर के प्रेजेंट हूँ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 17 क्वेश्चन को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन तक कवर करने वाले हैं, जो कि आपके APO एग्ज़ाम में सिविल जज में क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग की प्रिपरेशन आने वाले फर्दर एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा अच्छा हो सके, इसलिए मैं वीडियो लेके लगातार कोशिश करूँगा कि हर एक दिन अल्टरनेट करके आपका वीडियो जो है मैं अपलोड करूँ। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के दंडनीय अपराधों के लिए परिसीमा काल है। ठीक है दोस्तों, तो 2 वर्षों की अवधि के लिए परिसीमा काल क्या होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है। सी में है 2 वर्ष, डी में है 3 वर्ष। तो इसका आंसर दोस्तों 3 वर्ष होगा। ठीक है, देखिए आंसर में क्या है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। यस, ऑप्शन डी 3 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। आप लोग जब CRPC सेक्शन 468 को देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन होता है दोस्तों। तो ऐसे क्राइम के लिए जो है 3 वर्ष के अवधि के अंदर में आपको केसेस को फाइल कर देने होते हैं, अदरवाइज उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ संहिता के प्रावधानों के तहत जांच की जाती है। संहिता के प्रावधानों के तहत जांच की जाती है। जांच किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी द्वारा, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी सत्र न्यायालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों आंसर सी, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। देखिए, मजिस्ट्रेट या न्यायालय ही जो है किसी प्रावधान के तहत इस संहिता के प्रावधान के तहत जांच करता है दोस्तों, ना कि पुलिस। ठीक है, और ना ही केवल मजिस्ट्रेट। न्यायालय, मजिस्ट्रेट ये दोनों ही होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज है? तो लोक दस्तावेज की बात करता है दोस्तों, तो सबसे पहले ऑप्शन ए दिया है मतदाता सूची, बी पुलिस डायरी, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले हम लोग लोक दस्तावेज के बारे में दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लोक दस्तावेज है क्या। तो शासकीय निकायों के कार्यों के अभिलेख, जितने भी शासकीय निकाय हैं उसके कार्य का जितना भी रिकॉर्ड होता है दोस्तों, वो सभी जो है लोक दस्तावेज के अंतर्गत आता है। किसी अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी के कार्यों का अगर रिकॉर्ड है तो वो भी हमारा क्या होगा दोस्तों, लोक दस्तावेज कहलाता है। जैसे कोई पुलिस अधिकारी थाने में FIR को दर्ज करता है तो उस FIR के रिकॉर्ड को हम लोग लोक दस्तावेज कह सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका ऑप्शन डी है, बिल्कुल डी ही होगा। देखिए, मतदाता सूची, पुलिस की डायरी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना जो रिपोर्ट होता है यानी FIR, और ये सभी होंगे, उपर्युक्त सभी ही हमारे लोक दस्तावेज के कैटेगरी में आएंगे, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। समन मामला है। समन मामला की बात होती है तो ऑप्शन ए में बोला गया है ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। दूसरा है ऐसा मामला जिसमें 2 वर्ष के कारावास तक के लिए दंड हो। उपर्युक्त दोनों सही है, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है सभी असत्य हैं। तो दोस्तों ऐसा मामला है जो वारंट मामला नहीं होता है, और ऐसा मामला है जिसमें 2 वर्ष के कारावास तक के लिए ही दंड होता है, वो समन केसेस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। आइए आंसर को देखते हैं। यस, सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जो है ये सी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। वारंट केसेस से अभिप्रेत है। वारंट केसेस क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित मामले से। ऑप्शन बी 2 वर्ष से अधिक अवधि से दंडनीय अपराध से संबंधित मामले से। ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों से। और ऑप्शन डी कोई सत्य नहीं है। तो दोस्तों हम जानते हैं वारंट केसेस में जो है वह मृत्यु की बात करता है, आजीवन कारावास की बात होती है और इसमें 2 वर्ष से अधिक तक की सज़ा का प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वह हमारा सी होगा। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित में से किस का उल्लेख किया गया है? ठीक है, सेशन कोर्ट ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में देखिए प्रथम या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, फिर इस तरह से हम देखते हैं ऑप्शन सी में है कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होगा। ये सभी जो है ये आपके जो कहलाएंगे ये दंड प्रक्रिया संहिता में कोर्ट का उल्लेख किया गया है। सभी कोर्टों का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है। तो देखिए आंसर क्या है? यस, आंसर डी ही होगा दोस्तों। डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा। असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें ऑप्शन ए एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऑप्शन बी को देखिए, एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन सी, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखता है। ऑप्शन डी, परिवादी के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में यदि कोई पीड़ित पक्षकार थाने में जा कर के रिपोर्ट करता है तो उसके निवेदन मात्र पर पुलिस अधिकारी जो है वह अरेस्ट नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे में पुलिस अधिकारी को अरेस्ट के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी ऑफेंस करने वाले को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो इसका ऑप्शन हमारे ख्याल से ए होना चाहिए। आइए आंसर को देखते हैं। यस, ऑप्शन ए विल बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में दंड न्यायालयों के वर्ग में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने 25 क्वेश्चन जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 की बात होती है। तो यहाँ बात आ जाती है अध्याय चैप्टर 2 की बात होती है दोस्तों। वहाँ आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। आप लोग चैप्टर 2 में CRPC के चैप्टर 2 में दोस्तों पढ़े होंगे। तो वहाँ बात सेशन न्यायालय की भी होगी। देखिए ऑप्शन ए में सेशन न्यायालय है, बी में भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट दिया है दोस्तों, और फिर आप देखिए सी में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डी में उपरोक्त सभी शामिल है। दोस्तों इसमें सभी शामिल होगा क्योंकि ये चैप्टर 2 में ये सभी कोर्ट का मेंशन किया गया है। यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इसलिए यहाँ का डी ऑप्शन जो है ये मेरा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्नलिखित न्यायालय के वर्ग पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 सेशन न्यायालय, ऑप्शन 3 प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 4 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो क्वेश्चन इस तरह से है, उपरोक्त में से कौन न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित है? तो दोस्तों अभी हमने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस चैप्टर 2 में जब आप पढ़ेंगे तो ये सभी न्यायालय का वहाँ पर उल्लेख मिलेगा आपको दोस्तों, इसलिए ये चारों ऑप्शन जो है ये शामिल होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ए। देखते हैं आंसर क्या है हमारा।
चलिए दोस्तों आंसर को देखते हैं। तो आंसर में बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। सेशन न्यायालय की स्थापना की जाएगी 27 में। ऑप्शन ए है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य सरकार के परामर्श से उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी, आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिए उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी केंद्र सरकार द्वारा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो आंसर होना चाहिए इसके लिए आंसर होना चाहिए राज्य सरकार द्वारा। एक सेशन न्यायालय का जो स्थापना करता है वो राज्य सरकार, किसी ज़िले में एक सेशन न्यायालय का स्थापना किया जाता है और वो स्थापना कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट ही उसको इस्टेब्लिश करती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन ए सही है या गलत। तो चलिए दोस्तों इस ऑप्शन को देखते हैं। यस, ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सेशन न्यायालय की स्थापना होगी, सेशन न्यायालय की स्थापना होगी ऑप्शन ए एक सेशन खंड के लिए, ऑप्शन बी 2 सेशन खंड के लिए, ऑप्शन सी कई सेशन खंड के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो देखिए दोस्तों एक सेशन खंड के लिए केवल एक सेशन न्यायालय का ही स्थापना होता है और उस सेशन न्यायालय में, ठीक है, एक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। यस, ए ही है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? अब बात आती है कि जब सेशन हमारा न्यायालय इस्टेब्लिश हो गया तो उस सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश को पीठासीन किया जाता है। तो उस पीठासीन को, उस न्यायाधीश को कौन नियुक्त करेगा? तो ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है राज्य शासन, ऑप्शन सी राज्य शासन उच्च न्यायालय की सलाह पर करेगा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर लगाइए आप लोग। इसका राइट आंसर होना चाहिए उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ही किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यानी कि सेशन न्यायाधीश की वो नियुक्ति करेगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यस, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है दोस्तों। तो ये ए हमारा विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक सेशन न्यायालय में पीठासीन होंगे ऑप्शन ए एक न्यायाधीश, 2 न्यायाधीश ऑप्शन बी, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय जितना उचित समझे, ऑप्शन डी राज्य शासन जितना उचित समझे। तो दोस्तों एक सेशन न्यायालय में पीठासीन केवल एक न्यायाधीश ही होता है, जो कि अभी अभी ऊपर हमने कहा। देखिए आंसर क्या है। यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों 31 क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। सहायक सेशन न्यायाधीश अधीनस्थ होंगे। अब बात होती है सहायक सेशन न्यायाधीश की दोस्तों। तो सहायक सेशन न्यायाधीश ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय के, ऑप्शन बी राज्य सरकार के अधीन होता है, ऑप्शन सी उस सेशन न्यायाधीश के जिसके सेशन खंड में है, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन लगाइए दोस्तों क्या होना चाहिए। तो भाई सेशन न्यायाधीश केवल एक होते हैं और उसके अधीन में सहायक सेशन न्यायाधीश आते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन सी। देखते हैं आंसर सी है। देखिए दोस्तों आंसर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना करेगा। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय का स्थापना कौन करेगा? तो ऑप्शन ए दिया है उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्य सरकार करता है, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर राज्य सरकार होगा दोस्तों। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अब उस न्यायालय में पीठासीन अधिकारी को, यानी कि जज की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये नियुक्ति करता है कौन? बताइए।
ये हमारा करता है उच्च न्यायालय। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी है। सी इज़ द राइट आंसर, जो अभी अभी हम बोले, राज्य सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो अभी जस्ट हमने आपको बताया है, उच्च न्यायालय करेगा। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन दिया है उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है राज्य सरकार। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगले ऑप्शंस की ओर। तो अगले ऑप्शन में दिया है उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्य सरकार, और डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो दोस्तों, इसमें से केवल ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। आइए आंसर देखते हैं। यस, ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर किस पे टिक लगाएंगे आप लोग? ए पर। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। 34 आपके स्क्रीन पे इस तरह से है। एक जिले में कुल कितने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे? तो एक जिले में केवल एक CJM होते हैं, एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए होगा दोस्तों, लेकिन ऑप्शन बी में भी दिया है 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी जितना राज्य शासन उचित समझे। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जितने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रखना चाहे वो रख सकता है। तो दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन गलत है। एक जिले में केवल एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। आइए आंसर देखते हैं। यस, ए यानी कि एक ही, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 34 हो गया, सॉरी, 35 पे चलते हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एवं शक्तियों के संबंध में प्रावधान किस धारा में है? तो इस सेक्शन को दोस्तों बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए में है धारा 13, ऑप्शन बी में है धारा 15, ऑप्शन सी में देखिए धारा 17 है, और ऑप्शन डी में धारा 19 है। दोस्तों, क्या होना चाहिए? तो हम लोग अपने चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 CRPC में पढ़े थे, धारा 17 में इसका प्रावधान है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? सॉरी दोस्तों, धारा 13 में इसका प्रावधान है। तो सेक्शन 30 हमारा सही आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं। यस, 13 ही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यालय 36, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यालय एक समय में अधिकतम कितनी अवधि का होता है? तो इसका ऑप्शन बताइए दोस्तों। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यालय केवल और केवल 1 वर्ष का होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी दिया है 2 वर्ष का, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय यदि चाहे तो 3 वर्ष तक का, ऑप्शन डी सेवानिवृत्ति के समय तक। तो देखते हैं दोस्तों क्या इसका आंसर है। इसका आंसर है ए, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमारा ए 1 वर्ष के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन अपने 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 37 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। महानगर मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, सेशन न्यायालय करेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय करेगा, ऑप्शन सी राज्य सरकार करेगा, या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्य सरकार करेगा। दोस्तों, ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो नियुक्ति है ये सेशन न्यायालय करता है दोस्तों। ये आप लोग अपनी किताब में पढ़ चुके होंगे। ऑप्शन इसका ए है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए ही है और ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्य सरकार, ऑप्शन डी सेशन न्यायालय। दोस्तों, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जब भी बात होगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो आप लोग याद रखेंगे कि इस मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जो है वह राज्य सरकार करती है। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये हमारा उच्च न्यायालय करता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 39।
ये देखिए दोस्तों, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होंगे। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट इसको नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट लेती है इसकी। तो भाई ये किसके अधीनस्थ होगा? तो ये देखिए ऑप्शन ए है सेशन न्यायालय के, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के, ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट के, ऑप्शन डी किसी के भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर सी होगा दोस्तों, जिला मजिस्ट्रेट के। यानी कि ये सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन होता है, ये अधीनस्थ उसके अधीनस्थ में ही रह करके कार्य करेगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं दोस्तों। फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ताकि 50 क्वेश्चन जो है हमारा समय के अंदर कवर हो जाए। देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के लिए लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कौन करेगा? तो देखिए ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार, ऑप्शन डी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर डी होगा, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। ठीक है, उच्च न्यायालय के लिए लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करता है दोस्तों। देखिए इसका आंसर क्या है। यस, बिल्कुल सही है। आंसर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर क्वेश्चन हम लोग का है, आगे का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद के लिए किस योग्यता का होना अनिवार्य है? यदि कोई पीपी बनना चाहता है तो उस पीपी बनने के लिए उसके पास क्या योग्यता होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता है, ऑप्शन बी 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता है, ऑप्शन सी 5 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता है, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए हमें कम से कम कोर्ट में 7 वर्ष तक का अनुभव होना अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होना चाहिए। आइए आंसर देखते हैं। यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 बढ़ते हैं 42 की ओर, और आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। देखिए दोस्तों 42, लोक अभियोजक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है। लोक अभियोजक क्या है? तो ऑप्शन ए जो केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त है, जो लोक अभियोजक के रूप में काम करना चाहता है, ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन सी जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात होगी तो इसके लिए कैसे व्यक्ति से इसका तात्पर्य होगा? तो जो केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त है। आप अपने सीआरपीसी में सेक्शन 24 को जब स्टडी करेंगे दोस्तों तो वहाँ दिया गया है एक टर्म पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक की। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। देखते हैं आंसर क्या है। यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। देखिए, सहायक लोक अभियोजक यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अब बात होगी कि नियुक्ति किस धारा के तहत होती है। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा है कि लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 25 में हम लोग सीआरपीसी में पढ़े थे, और जस्ट उसके 24 में पढ़े थे हम लोग, और जस्ट उसके आगे अगर बढ़ते हैं एक सेक्शन की ओर 25 में, तो हम पढ़ते हैं क्या? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सहायक लोक अभियोजक धारा 25 में आता है, और इसका राइट आंसर ए होना चाहिए दोस्तों। आइए आंसर देखते हैं। बिल्कुल सही है, उत्तर ए ही है और यह हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग 43 क्वेश्चन को कवर किए। अब थोड़ा क्वेश्चन 7 क्वेश्चन और है, देखते हैं आगे दोस्तों। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। देखिए दोस्तों 41 हुआ हम लोग का अभी। तो अब हम लोग आते हैं ये
43 तक हो गया है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 44, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कितने वर्षों का विधि व्यवसाय आवश्यक है? तो यहाँ विशेष लोक अभियोजक की बात है दोस्तों, तो इसके लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है ऑप्शन ए 7 वर्षों का, बी 10 वर्षों का, सी 15 वर्षों का और ऑप्शन डी 5 वर्षों का। तो विशेष लोक अभियोजक, इसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कम से कम इसका विधि व्यवसाय 10 वर्षों का होना चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। देखिए क्या आंसर है, यस, बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन अब 45 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसका ऑप्शन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। एक सूची में एक तरफ ऑप्शन ए बी सी डी दिया है और दूसरे सूची में आपका 1 2 3 4 जिसमें धाराएं दी गई है और इसी को आपको सुमेलित करना है, सही मेल करना है दोस्तों। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है कि लोक अभियोजक किस सेक्शन में अभी हम लोग पढ़े हैं, जस्ट पीछे पढ़े, तो धारा 24 में होता है, तो बिल्कुल ए का 1 होगा। फिर बी का देखिए, सहायक लोक अभियोजक, जस्ट धारा 24 के बाद जो 25 धारा आती है वह क्या होता है, सहायक लोक अभियोजक के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। सेशन न्यायालय, तो सेशन न्यायालय जो है वह किसकी बात होगी? तो सेशन न्यायालय हम लोग अपने चैप्टर 2 में पढ़े हैं, जो सेक्शन कवर करता है 9, धारा 9 में होगा दोस्तों। तो इसी के लिए जो आपका नंबर होगा वो 4 होगा, 3 नहीं होगा दोस्तों। ठीक, इसके सामने 3 दिया है, 3 आप नहीं करेंगे, 4 से इसको सुमेलित करना होगा। ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी किस सेक्शन में किया जाता है? आपने सीआरपीसी पढ़ा है, तो वह 43, धारा 43 में किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा भी गिरफ्तारी किया जा सकता है, इसका प्रावधान है। हम लोग पढ़े थे सीआरपीसी में, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति अपने सामने खून होते देख ले तो वह भी व्यक्ति उस जो आपका ऑफेंडर है, जो क्राइम करने वाला है, उसको गिरफ्तार करके तुरंत ही थाने के प्रभारी के पास ले जा कर के उसको सुपुर्द कर देगा। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था 43 में। तो चलिए, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन ए में दिया है 1 का ए, बी का 2, सी का 4। देखिए दोस्तों, सी का 4 है, ठीक है। यहाँ देखिए सी का सुमेलित किससे किए थे हम लोग? 4 से, तो यहाँ 4 दिया हुआ है और डी में 3 है, यानी कि धारा 43। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। 46, कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता यदि उसका नाम ऑप्शन ए सत्र न्यायाधीश की सूची में ना हो, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय की सूची में ना हो, ऑप्शन सी जिला दंडाधिकारी के सूची में ना हो, ऑप्शन डी पुलिस अधीक्षक की सूची में ना हो। तो सी इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों। आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 2 में, जिला दंडाधिकारी के सूची में यदि नाम होता है तो वही लोग लोक अभियोजक नियुक्त होते हैं, अदरवाइज नहीं। देखते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों। यस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 47 की ओर। 47 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम अनुभव रखता है। कम से कम कितना का अनुभव रखना चाहिए दोस्तों, आप बताइए। तो देखिए, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 3। तो बिना विलंब किए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। देखिए इसका आंसर क्या है, यस, सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं दोस्तों। किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है? ठीक है दोस्तों, किसी जिले में यदि लोक अभियोजक नियुक्त होना है तो इसके लिए कौन प्राधिकृत है, कौन नियुक्ति लेगा? तो आंसर आप बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होना चाहिए, देखिए ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय, बी आपका राज्य सरकार, ठीक है, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश, ऑप्शन डी जिला दंडाधिकारी। तो हम जानते हैं दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से ये आपका फिलिंग होता है, इस पोस्ट के लिए फिलिंग की जाती है। तो इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है, राज्य सरकार ही किसी जिले में लोक अभियोजक की नियुक्ति करता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है।
देखिए दोस्तों, अभियोजन निदेशालय की स्थापना दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में की गई है? दोस्तों, अभियोजन निदेशालय की बात है तो अभियोजन निदेशालय में आपने पढ़ा हुआ है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन किस धारा में किया गया है? तो हम लोग सेक्शन 25 पढ़े हैं, जस्ट 25 के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमको सेक्शन मिलता है 25A। तो इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों 25 का 25A। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों आते हैं पहले अपने इस 1 मिनट दोस्तों, इसका आंसर होना चाहिए यस बी। तो देखिए दोस्तों, आंसर क्या है? यस, बी इज़ द राइट आंसर। और इस वीडियो का अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, अभियोजन निदेशक किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो चलिए, ये अभियोजन निदेशक जो है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है, यह स्टेट गवर्नमेंट इसका इस्टेब्लिशमेंट करता है। तो इस्टेब्लिशमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट करेगा तो बिल्कुल दोस्तों यह किसके अधीन होगा? बोलिए, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी प्रमुख राजगृह विभाग। बिल्कुल राजगृह विभाग, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इसका इस्टेब्लिशमेंट करता है, तो इसका ऑप्शन जो है वह डी होगा। आइए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं, डी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन CRPC का कवर किया, जो आपके आने वाले जुडिशियल एग्ज़ाम में, जज में और यह APO में सरकारी वकील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, ये क्वेश्चन APO 2008 में पूछा जा चुका है। APO के परीक्षा में ये देखिए यहाँ भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे अगले वीडियो को लाने के लिए काफ़ी से काफ़ी ऊर्जा के साथ हमको सहानुभूति हो और अगले वीडियो को लाने में हमें कोई कष्ट ना हो दोस्तों। आपका एक लाइक मुझे बहुत प्रेरित करेगा कि अगले वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ आपके पास प्रेजेंट हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय।